हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन। और आज बेटा मैं बात करने वाला हूँ फिर से स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। लेकिन लास्ट टाइम जो डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे कि किसने क्या डिस्कवर किया साइंटिस्ट, वो आप जाके वीडियो को देखेंगे तो 5 मिनट के अंदर आपको सारे साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया वो पता चल जाएगा। आज मैं बात करूँगा कि कौन से टर्म की वैल्यू क्या है, कौन से टर्म की वैल्यू क्या है, बराबर। मतलब उसका जो भी नंबर आता है वो नंबर कितना है। बच्चे उससे भी रिलेटेड जब भी आता है तो सोचते हैं इसका मास, जैसे मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीनों को एक साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका मास उसमें, इसका मास उसमें लिखने लगते हैं। तो बेटा देखो 1 बाय 1 मैं आपको सारी चीज़ें बताते जा रहा हूँ। सबसे पहले जब आप चैप्टर को पढ़ते हो तो सबसे पहले आ जाता है कि आपका चार्ज बाय मास। चार्ज बाय मास क्या बोला मैंने? चार्ज बाय मास जो है इलेक्ट्रॉन का, उसकी वैल्यू कितनी है बेटा? उसकी वैल्यू है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है, अगर आप देखने जाओगे तो 1.7522 भी आगे लिखा हुआ दिखाई देगा। 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। चार्ज है बेटा कूलम, मास है और केजी। क्लियर? फिर मिल्किंस ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और अपने को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया। क्या दिया बेटा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थी बेटा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन थी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। बस सामने लगा देना माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, बराबर। इसके सामने माइनस लगा देना। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब इन दोनों का यूज करके वापस से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने निकाला, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जे थॉमसन ने निकाला हमें कितना मिला था बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। टेक्स्ट बुक में ग्राम में भी लिखा होगा तो नो प्रॉब्लम। केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करते हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देते हो। अगर इसमें मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 इज नथिंग बट 10⁻3, और 10⁻3 करेंगे तो क्या हो जाएगी बेटा? 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। टेक्स्ट बुक में कई बार ग्राम में होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम कर देना। ठीक, अब उसके बाद इसको यूनिफाइड मास में भी पढ़ते हैं, जो कि निग्लिजिबल भी है। अगर यूनिफाइड मास की बात करूं तो आपको टेक्स्ट बुक में दिखाई देगा 0.0054 और 55 यूनिफाइड मास, विच इज अ निग्लिजिबल, जिसे जीरो कंसीडर करते हैं हम, बराबर। इसलिए एटॉमिक मास में इसे ऐड नहीं करते। इतनी बातें क्लियर हो गई। चले नेक्स्ट की तरफ। उसके बाद आता है बेटा मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है। मास ऑफ प्रोटॉन क्या था बेटा? मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन है बेटा 1.672 इंटू 10⁻27 केजी। ठीक है, इसे जरा ध्यान से देखो। ये है 9.1 इंटू 10⁻31 एंड दिस इज 1.672 इंटू 10⁻27 केजी। अगर आप इसको सॉल्व करके चेक करोगे तो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा प्रोटॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितना बड़ा है? 1837 टाइम्स बड़ा है। मतलब अगर मान लें कि अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है तो इसमें 1837 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो, उतना बड़ा मास ऑफ प्रोटॉन है। अब बेटा देखो इसका प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। डिफरेंस क्या रखना? इसके सामने थी माइनस और मास, और जब चार्ज ऑफ प्रोटॉन लिखोगे तो इधर क्या कर देना बेटा? प्लस कर देना, प्लस कर देना। नोट कर लो। आगे चलूं मैं? यस, नेक्स्ट देखते। अभी देखो यहीं पे मैं आपको एक मास बता देता हूं। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने लिखा 0.0055 यूनिफाइड मास, वैसे बेटा अगर इसको यूनिफाइड में लिखते हैं तो क्या हो जाती है? 1.0078 यूनिफाइड मास। ठीक है, नेक्स्ट पार्टिकल पे चलते हैं, विच इज अ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है बेटा अपना न्यूट्रॉन से रिलेटेड, और डिस्कवर किसने किया याद होगा? बोलो, कमेंट में करेंगे डिस्कवर किसने किया, क्वेश्चन का आंसर देंगे। न्यूट्रॉन डिस्कवर किसने किया? यस, हाँ, कमेंट में आंसर देंगे मुझे। न्यूट्रॉन डिस्कवर किसने किया? ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं हर लेक्चर में आपसे पूछता रहूंगा और आपको कमेंट में उसका आंसर बताना है। मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है बेटा? 1.674 इंटू 10⁻27 केजी। अगर मास ऑफ प्रोटॉन से इसको कंपेयर करा दो तो ये थोड़ी ज्यादा है। मास ऑफ प्रोटॉन हमने कितना लिखा था? मास ऑफ प्रोटॉन कुछ देर पहले मैंने आपको बताई थी बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन थी 1.672 इंटू 10⁻27 केजी। तो देखो यही वाला डिफरेंस है, बस ये दिख रहा होगा।
मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होती है, या तो इक्वल या तो ज़्यादा, ऐसा हम पढ़ते हैं। लेकिन देखो कितना ज़्यादा होती है, तो दैट इज 1.674 एंड दिस इज 1.672। अगर इसको यूनिफाइड मास में चेंज कर दूँ बेटा, किस में, यूनिफाइड मास में, तो ये होती है बेटा 1.00787 यूनिफाइड मास, और ये होती है बेटा 1.0078 यूनिफाइड मास। तो मास ऑफ प्रोटॉन आप देख सकते हो 78 है और ये क्या है 87। और इसे जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या कई बार आपको जब रिएक्शन दिखाया जाता है या न्यूक्लियर रिएक्शन दिखाया जाता है, तो आप हमेशा क्या करते हो, इसको 1 यूनिफाइड मास ले लेते हो और इसको भी 1 यूनिफाइड मास ले लेते हो फॉर रिएक्शन। लेकिन जब भी हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, तब हमेशा वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, 1.0087 फॉर न्यूट्रॉन एंड 1.0078 फॉर प्रोटॉन। ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास तो क्या थी, चार्ज थी। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उसके पास चार्ज कोई नहीं होती। इतनी बातें क्लियर हो गई। चले नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद आप पढ़ते हो प्लैंक्स क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन आती है, और उसमें प्लैंक्स का कांस्टेंट आता है। प्लैंक्स का कांस्टेंट क्या है बेटा, प्लैंक्स का कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, डिनोटेड बाय h, और उसकी वैल्यू क्या रहती है बेटा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, इस तरह इसको भी याद रख सकते हो। फिर आप आ जाओ धीरे धीरे, फिर मैं चलता हूँ। जे थॉमसन से हम निकल गए, फिर हम रुदरफोर्ड पे आ गए। रुदरफोर्ड ने आपको साइज ऑफ एटम और साइज ऑफ न्यूक्लियस भी बताया हुआ है। साइज ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर बताया हुआ बेटा, और साइज ऑफ न्यूक्लियस, ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस जो एटम से छोटी होती है, तो उसकी भी आपको क्या वैल्यू दिया है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻15 मीटर बेटा। क्लियर है। अभी देखो इन दोनों को अगर मैं देखूं तो ध्यान से देखना, 10⁵ का डिफरेंस है। मतलब एटम की साइज करीब करीब 1 लाख टाइम्स बड़ी होती है। 10⁵ मीन्स व्हाट, 1 लाख हो गए, और 10⁵ टाइम्स बड़ी होती है। अगर आप बुक पढ़ोगे तो रुदरफोर्ड ने यह भी बताया कि अगर मैं कंसिडर कर लूं कि जो क्रिकेट का ग्राउंड होता है, अगर वो एटम है, तो जिस गेंद से खेली जाती है, जिस बॉल से खेली जाती है क्रिकेट, वो बॉल की साइज क्या हो जाएगी बेटा, वो न्यूक्लियस की साइज है। मतलब एक कंपैरिजन में बता दिया है कि इतनी बड़ी होती है करीब करीब ये दोनों के डिफरेंस में। क्लियर। रुदरफोर्ड के बाद आ जाते हैं बेटा बोहर्स। फिर बोहर्स ने आपको बहुत सारी चीजें दी, और उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बोहर्स ने सबसे पहले आपको थियरी देने के बाद बहुत अच्छी चीजें क्या दी कि रेडियस बता दिया बोहर्स ने। अब बोहर्स ने जो रेडियस दिया, देखते जाओ कि कौन से इलेक्ट्रॉन, कौन से नंबर ऑफ सेल में कौन से इलेक्ट्रॉन कितने रेडियस पर है दिया। तो ऑब्वियसली बात है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रिलेटेड स्पीसीज से ही दिया था, लेकिन उनके फॉर्मूले से हम और भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे देखो रेडियस, यहां मैं लिख रहा हूं, अगर बोहर्स का रेडियस मतलब हाइड्रोजन का रेडियस, एकदम क्लियर रहना। बोहर्स रेडियस बोलने का मतलब हाइड्रोजन का रेडियस होता है, जो होता है बेटा 0.529 एंगस्ट्रॉम। अगर इसको पिकोमीटर में चेंज करना है बेटा तो क्या हो जाएगी 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन की। लेकिन सर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रिलेटेड स्पीसीज की बात कर रहे हो आप, तो हीलियम प्लस और लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, ये भी तो वही होंगे ना। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, दीज आर ऑल्सो व्हाट, दीज आर ऑल्सो मोनो इलेक्ट्रॉन एटम। तो इनका आंसर कैसे निकलेगा, मैं उसका भी आंसर आपको बताने जा रहा हूं। इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा सर एंगस्ट्रॉम पिकोमीटर आपने ये मल्टीप्लाई बाय 100 कैसे कर दिया, तो वो भी देख लो बेटा। इसका भी रिलेशन मैं आपको बता चुका हूं। 1 एंगस्ट्रॉम कितनी होती है बेटा 10⁻⁻10 मीटर, और 1 पिकोमीटर क्या होता है बेटा 10⁻⁻12 मीटर। अब इन दोनों को कंपेयर करा लो, 10⁻10 एंड 10⁻12। डिफरेंस कितने का बेटा 10⁻2 का, और 10⁻2 इज नथिंग बट व्हाट 100। अब इसमें तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0.2 शिफ्ट हो गई राइट साइड में। इतनी बातें क्लियर है। अब मैं आ रहा हूं कि सर ये तो हाइड्रोजन की बात हो गई, ये हाइड्रोजन का है, अच्छे से नोट कर लो इसे, ये हाइड्रोजन का है बराबर। अब अगर ये आ गए तो एटॉमिक नंबर तो सर चेंज होगी, और नंबर ऑफ सेल्स अगर चेंज हुए तो ऐसा तो नहीं है ना कि फर्स्ट सेल में ही इलेक्ट्रॉन घूमेगी, सेकंड सेल में भी जा सकती है, थर्ड सेल में भी जा सकती है। तो देखो बेटा उसके लिए क्या फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान देना। और तब तक मेरा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की है, कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहोगे, तब तक कोई बैठेगा नहीं तब तक। यस, टाइम को यूटिलाइज करते रहना बेटा, माइंड को रिवॉल्व करते रहो कि कौन से क्वेश्चन का आंसर पड़े। जैसे आपने लास्ट लेक्चर जो मेरा देखा है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, हर एक डिस्कवर जिसने किया है साइंटिस्ट मैंने बताया। तो इसलिए मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पूछते रहूंगा अपने लास्ट लेक्चर के, आपको आंसर देते रहने हैं। ठीक है, अब आ जाओ। अगर अदर देन हाइड्रोजन हो गई तो रेडियस कैसे निकालेंगे, अदर देन हाइड्रोजन। तब देखो आप रेडियस कैसे निकालोगे, 0.529 इंटू n² अपॉन z।
N stands for number of cell, Z is atomic number. N stands for what? Number of cell and Z is what? Atomic number. ठीक है, जैसे सपोज मान लो हीलियम हुआ तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होगा, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, और जिस नंबर ऑफ सेल्स की बात करेगा आपको एन का वैल्यू देगा कि फर्स्ट सेल में तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इस तरह आपको निकालना है। ठीक है, अगर मैं इसको यहां से आपको एक चीज दिखा दूं, देखो ये 0.529 है, मतलब इधर आंसर एंगस्ट्रॉम में आने वाला है। इससे मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहां पे देखिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है क्या? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, बराबर। तो देखो अगर मैं यहां पे बनाऊं एक एटम और उसके अगल बगल N1, N2, N3, द सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, आपको मालूम है इसको 1 क्यों लिया? क्योंकि ऐसा बोर्स ने बोला है, बोर्स ने बोला, याद है ना? दिस सेल्स आर नंबर्ड एज व्हाट 1, 2, 3 फ्रॉम द न्यूक्लियस और डेजिग्नेटेड एज K, L, M, N, पता होगा। तो ये 1 है, 2 है, ये 3rd है, क्लियर? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा? R1, R2, R3। अब किसकी रेडियस सबसे ज्यादा होगी? तो देखो कौन आंसर दे रहा है, ये प्रोपोर्शनलिटी आंसर दे रहा है आपको। नंबर ऑफ सेल्स दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा रेडियस के, वो भी स्क्वायर में है, वो भी स्क्वायर में, मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा रेडियस उतना ज्यादा बढ़ेगा। एकदम क्लियर? तो देखो रेडियस किसका ज्यादा होगा बेटा? R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर देयर इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z, वो भी मैं माइंड को जो डिस्टर्बेंस आएगी माइंड में, जो माइंड में कंफ्यूजन आएगी, वो भी मैं आपका सॉल्व कर देता हूं। सर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो क्या सर छोटा होगा? बट आप उसके पहले वो देखो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या है? n का स्क्वायर है भाई, कोई चीज स्क्वायर में चल रही है, समझ में आ रही बात है? स्क्वायर में चल रही है तो कौन जीतेगा भाई? स्क्वायर वाला ही जीतेगा ना। इसलिए प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ लिया मैंने? नंबर ऑफ सेल्स के साथ लिया है। समझ में आई बात? इसलिए बोर्स ने बताया कि भैया प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ लेनी है? नंबर ऑफ सेल के साथ लेनी है। इतनी बातें क्लियर? इसके बाद भी अभी बोर साहब रुके नहीं, बोर साहब ने इसके रेडियस के बाद भी बोर साहब ने क्या बताया? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया आपको कि कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, वो भी बताया बोर साहब ने। तो देखो वेलोसिटी के लिए क्या दिया वैल्यू। प्रॉब्लम क्या होती है बच्चे जब ये सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आता सब रहता है, पढ़े बहुत रहते हैं, लेकिन इतनी सारी जो वैल्यू है ना वो याद नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते हैं, पढ़ते फिर तो क्या होता है, जब तक हम वेलोसिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं रेडियस भूल जाते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके 5 से 10 मिनट में सारे वैल्यूज एक साथ आपको दिखाई देंगे। अगर इसी को आप 1-2 बार वीडियो को देख लेते हो, बराबर, तो उससे आपको ये क्लियर होते जाएगा। अब वेलोसिटी क्या दिया था इलेक्ट्रॉन की, जरा वो देख लेना। 2.18 into 10⁶ Z upon n मीटर पर सेकेंड। 2.18 into 10⁶ मल्टीप्लाई बाय Z अपॉन n। Z एटॉमिक नंबर और n क्या अपना नंबर ऑफ सेल मीटर पर सेकेंड। अब ये वैल्यू याद रहेगी आपको, तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर लोगे रिलेटेड टू व्हाट? वेलोसिटी। बोलो कैसे? जैसे अभी देख लो यहाँ पर, अगर मैंने लिथियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया तो यहाँ 3 लिख देना, कौन से सेल में है तो यहाँ लिख देना। अब जरा एक बात देखो, ये क्या है? फिर से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये N1, ये N2 और ये सर N3, तो मतलब फर्स्ट की वेलोसिटी V1, दूसरे की V2 और तीसरे की V3। अब देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है? या तो हम किससे चेक कर रहे हैं? बार बार बोर साहब ने बोला नंबर ऑफ सेल से करो, तो हम नंबर ऑफ सेल से ही करते हैं। वेलोसिटी बेटा देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? n के नंबर ऑफ सेल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, ध्यान देना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज। इसका मतलब नंबर ऑफ सेल अगर कम है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। मतलब नंबर ऑफ सेल कौन सी है? ये छोटी है ना 1, तो क्या होगा बेटा? V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। इस तरह आप याद रख सकते हो। और ऊपर क्या थी देखो, रेडियस से रिलेटेड क्या था? R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। और यहाँ पे क्या है? V1 इज ग्रेटर देन, मतलब नंबर ऑफ सेल जो फर्स्ट वाला है उसका वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है, बराबर, रेदर देन द सेकंड वन, और सेकंड का ज्यादा किससे होगा? थर्ड से। इतनी बातें क्लियर हो गई। इसके बाद भी बोर साहब ने आपको इलेक्ट्रॉन कौन सी एनर्जी से घूम रहा है कौन से सेल में, ये भी अब वैल्यू दिया आपको। इतनी बातें क्लियर है, इसे नोट कर लो। मैं अब एनर्जी भी बताने जा रहा हूं बोर्स की। और तब तक एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया? किसको जाता है क्रेडिट? किसको जाता है? कौन से साइंटिस्ट को क्रेडिट जाता है? यस, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, टाइम का कंप्लीट यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, आ जाओ, मैं बोर्स की एनर्जी के पास आ रहा हूं। बोर्स की एनर्जी को निकालने के लिए आप
बोर्स की एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ठीक है ना। हम बोर्स बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बोर साहब ने सारी चीजें दी थी, इसलिए बोर साहब ने चीज दी थी, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ बोर्स का एनर्जी, बोर्स का रेडियस, बोर्स का वेलोसिटी। बोलने का मतलब वेलोसिटी तो इलेक्ट्रॉन की होगी, ठीक है ना। किसकी होगी? नंबर ऑफ सेल में कौन से इलेक्ट्रॉन कौन सी वेलोसिटी से घूम रहे हैं। रेडियस किसका होगा? ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ सेल का रेडियस होगा, ठीक है ना। इतनी बातें समझनी है। अब अपने को टोटल एनर्जी निकालना है कि कौन से इलेक्ट्रॉन जिस सेल में घूम रहा है कौन सी एनर्जी से घूम रहा है। तो आपको मालूम है, आपको डेरिवेशन के लिए मैंने आपको पढ़ा रखा है कि टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और इसको कैसे आपको सॉल्व करना है, इसको डिराइव में मैंने कराया हुआ है। नहीं समझा होगा तो फिर से मुझे बोलना, मैं इसको बताऊंगा एक अच्छे एग्जांपल के साथ कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल के अगर ऐड कर दे तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाती है। फिलहाल मैं अभी बना रहा हूँ वैल्यू से रिलेटेड, अपने को नंबर याद रखने से, तो मैं इस समय नंबर की बातें कर रहा हूँ सिर्फ। देखो आप टोटल एनर्जी देखोगे तो बेटा मिलेगी आपको -21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Z² अपॉन N²। किसमें? जूल पर एटम। किसमें बेटा? जूल पर एटम, ठीक है। अब देखो अगर मुझे इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो क्या कर दूं? तो आप सारे बच्चों को मालूम है ना, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 कैंसिल हो जाएगी और 1.6 जो बचा 21.8 डिवाइड बाय क्या कर देना? 1.6 कर देना। तो क्या आ जाएगी? -13.6 इंटू Z² अपॉन N²। ये Z है बेटा, Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। और बहुत बार आप देखोगे किलो जूल में आती है, किलो जूल पर मोल, तो उसको भी याद रखना कि -1312 इंटू Z² अपॉन N² किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये तीनों एनर्जी याद रखोगे क्योंकि किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, यूनिट चेंज होते जा रही है। अब इसमें देखो प्रॉब्लम क्या आती है जब रेडियस वेलोसिटी के क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या बोला मैंने? रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी के क्वेश्चन। तो याद रखना कि जब हम रेडियस पढ़ रहे थे बेटा, तो जो वैल्यू आई थी 0.529 उसमें मल्टीप्लाई किससे किया था? N² अपॉन Z से। जब ये वैल्यू आई थी 2.18, जाके पीछे वाली स्लाइड में देख सकते हो कि 2.18 आया था इंटू 10⁻⁶, तो उसमें मल्टीप्लाई किससे किया था आपने? Z अपॉन N। और यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग? देखो Z² अपॉन N²। अब जब पेपर को मैं चेक करता हूँ, जब भी पेपर चेक करता हूं तो प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों के साथ, आगे की वैल्यू तो राइट लिखते हैं कि 0.529, 2.18 और यहाँ पे जो भी एनर्जी दी हुई है वो राइट लिखते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे बच्चे ना इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, किसमें N ऊपर था, किसमें Z नीचे था, किसमें Z ऊपर था, किसमें स्क्वायर है, किसमें नहीं है। तो देखो ये सामने है, जस्ट एकदम माइंड में फिट कर लो। रेडियस N² अपॉन Z, वेलोसिटी Z अपॉन N और एनर्जी है बेटा तो Z² अपॉन N², ठीक है। इसको डिराइव करके मैं बता भी दूंगा कि ये कैसे आया हुआ है, ठीक है। बहुत इजी सा टर्म है। अब देखो कई बार माइंड में क्वेश्चन आता है, सर इसकी एनर्जी आपने माइनस लिख रखी है। क्या लिख रखी है बेटा? माइनस लिख रखी है, दिख रही है। और ये क्यों आती है माइनस की एनर्जी? तो ऊपर देखो टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और जब आप ये लगाओगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आती है ना बेटा वो माइनस में आती है, माइनस में आती है एज वेल एज ए ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी। अब सोच लो ना कि ये बड़ी भी है और माइनस में है, तो आपको मालूम है ना जो वैल्यू बड़ी होती है उसके आगे जो साइन होता है वही साइन हम लगाते हैं, मैथ्स आपको बता चुका है बराबर। तो इसकी एनर्जी जो है बेटा काइनेटिक एनर्जी की डबल आती है, ये भी मैं बता दे रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी की जो एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी की बेटा डबल आती है, निगेटिव में आती है। इसका मतलब कि जब दोनों को ऐड करते हैं तो अपने को हाफ एनर्जी मिल जाता है, ये अपने को हाफ एनर्जी मिल जाता है, ठीक है ना। जैसे इसकी एनर्जी तो पढ़े हो ना, हाफ mv² तो kZe² करके निकाल लेते हैं हम लोग। इतनी बातें क्लियर है 100%। चलो आगे, ठीक है। ये सारे जो वैल्यूज है वो आपके माइंड में फिट रहेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आ जाओ, मैं बता रहा हूं, जैसे हमने इसका पढ़ा कि भाई रेडियस जितना दूर जाएंगे रेडियस इंक्रीज होता है। सर वेलोसिटी जितनी दूर जाएंगे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगी, वेलोसिटी उतनी क्या होते जाती है? कम होते जाती है। वैसे अब एनर्जी को भी देख लेते, एनर्जी को भी देख लेते। अब देखो एनर्जी क्या है बेटा? एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N²। नंबर ऑफ सेल क्या है? डिक्रीज। अच्छा सर आ जाओ, ये नंबर ऑफ सेल 1 2 and 3, N1 N2 N3। अब देखो नंबर ऑफ सेल जब बढ़ते जाएगी तो एनर्जी कम होते जाएगी। ध्यान से सुनना,
ध्यान से एकदम परफेक्ट, ध्यान से सुनना। कुछ बच्चे इतने पे ही बंद हो गए होंगे, इस पे वीडियो नहीं बंद करना है, ध्यान से सुनना मैं आगे क्या बोलने जा रहा हूं। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब सर क्या एनर्जी डिक्रीज हो रही है? नहीं। क्यों? अरे भाई आगे माइनस साइन भी तो है, आगे माइनस है, ये कौन लगाएगा? समझ में आई बात? तो यहां पे माइनस का साइन आने का मतलब अब अपोजिट कर देना आप। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बट आगे माइनस साइन है, मतलब सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंगली देखें तो नंबर ऑफ सेल्स अगर इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन एनर्जी इंक्रीज ही होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, और आपको मालूम है जब माइनस का साइन लगता है तो हम काम अपोजिट हो जाता है अपना ना, बरोबर। 2 और 4 में बड़ा कौन? सर 4, लेकिन -2 और -4 में बड़ा कौन? समझ गए? आगे आंसर क्लियर है? बस वही चीज यहां पर भी है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये हो गया आपका, जब स्टार्ट कहां से किए थे हम, कहां से स्टार्ट किए थे बोलो? जे थॉमसन के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज बाय मास से स्टार्ट करके हम कहां तक पहुंचे? बोहर्स की पूरी एनर्जी खत्म कर दी है। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलूंगा तो हेजनबर्ग, डी ब्रोगली, एरविन स्क्रॉडिंजर, जिसने क्वांटम मैकेनिक्स दी आपको, जिसने सारी चीजें ही बता दी। ले भैया इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगी? इलेक्ट्रॉन कहां मिलती है? ऑर्बिटल। कई बच्चे ना ऑर्बिटल और ऑर्बिट को सेम समझते हैं, भाई दोनों अलग अलग है, याद रखना। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल इज अ 3D स्पेस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, याद रखोगे, वो अलग चीज है। ऑर्बिटल तो भाई अलग चीज है, ऑर्बिट अलग चीज है, याद रखना। और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और एरविन स्क्रॉडिंजर तक कैसे पहुंचा और क्या वैल्यू आई, किसने क्या बोला, और तब तक पढ़ते रहेंगे। और पहले इसके जो वीडियो आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, डिस्कवरी से रिलेटेड मैं बनाया, वो देख लोगे और ये देख लोगे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? तब तक पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।